नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विथ जीतन चैनल पर स्वागत है। आज हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे। यहाँ मध्य प्रदेश में दिल्ली सल्तनत चल रहा था, जिसमें हमने गुलाम वंश को वहाँ देखा था। यानी दिल्ली सल्तनत में हम जो आपके 5 वंशों को देखेंगे, उनका ये देखेंगे मध्य प्रदेश पर क्या क्या हमें प्रभाव देखने को मिले थे। ये बात तब की है जब मध्य प्रदेश के में देखा जाए तो 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में देखें तो मध्य प्रदेश में आपके कलचुरी, चंदेल और परमार वंश के राजाओं का शासन था या शासकों का यहाँ शासन देखने को मिल रहा था। और कलचुरी जो थे वो चंदेलों के सामंत हो गए संभवतः, और चंदेल जो है वो गढ़वालों से हार गए, जो कन्नौज वाले थे। अब गढ़वालों से हार गए, ये मध्य प्रदेश की स्थिति देखने को मिल रही है आपको। अब वहीं तुर्क हमले चालू हो रहे हैं, जिसमें मोहम्मद गौरी से आप ध्यान रखें, मोहम्मद गौरी के हमले हो रहे हैं भारत की तरफ। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारते हैं और मोहम्मद गौरी जो है वो अब उत्तर भारत की तरफ प्रवेश करता है। वहीं चंदाबारा का युद्ध होता है, जिसमें गढ़वाल शासक जयचंद हारता है। और 1195-96 में मोहम्मद गौरी ग्वालियर पर हमला करता है, यानी ग्वालियर दुर्ग पर, ग्वालियर वाले हमले क्षेत्र पर क्या होता है, हमला प्रारंभ हो जाता है। अब मोहम्मद गौरी के जो दास होते हैं, ऐबक हुआ, ये गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। फिर ऐबक का दास आपको इल्तुतमिश देखने को मिलता है। उसके बाद बलबन है। तो ये पूरा गुलाम वंश है, क्योंकि एक के बाद एक दास गद्दी पर बैठते रहे। तो हमने देखा कुतुबुद्दीन के समय ही मध्य प्रदेश पर आक्रमण हुए, इल्तुतमिश के समय आक्रमण हुए, है ना, और बलबन के समय भी आक्रमण देखने को मिले, और नसरुद्दीन के समय भी हमें क्या देखने को मिले, मध्य प्रदेश में आक्रमण। यानी हमने गुलाम वंश का जो मध्य प्रदेश में हमले हुए उनको हमने वहाँ देखा। अब आज इसी कड़ी में अगला वंश आता है खिलजी वंश। ये सबसे कम समय तक के लिए रहता है, यानी 1290 तक गुलाम वंश चलता है। 1290 के बाद से यानी 1320 तक 30 वर्षों का हमें शासनकाल देखने को मिलता है, खिलजियों का देखने को मिलता है। खिलजियों को देखें हम तो ये कहाँ से आए, तो खिलजियों की खिलजी तुर्क थे, उनकी 64 शाखाओं थे। तो उसमें से एक शाखा अफगानिस्तान में रुक गई, इसलिए इसको हमने अफगानी तुर्क कहने लगे, ठीक है ना। और जो इसके संस्थापक को देखें हम तो आपके जलालुद्दीन खिलजी हुए। जलालुद्दीन खिलजी जो हुए, इनके जो पूर्वज आए वो इल्तुतमिश के यहाँ नौकरी करते थे, उसी से इन लोगों का यहाँ आना आगमन चालू हुआ, ठीक है। तो ये सबसे वृद्ध शासक बना, यानी 70 वर्ष की आयु में ये शासक बनता है ना। और इसकी जो नीति होती है बड़ी उदार, क्योंकि इस उम्र में आते ही जो शासक है इसकी पूरी नीति जो देखने को मिलेगी, हमें उदार नीति को देखने को मिलेगी। इसका जो मत देखा जाए यहाँ तक था कि इसके राज्य में एक चींटी तक को भी नुकसान ना हो सके। और इसको देखें ढंग से हम तो देख यही इसकी कमजोरी भी है, क्योंकि दुश्मन को ये बार बार छोड़ देता है। जब ये गद्दी पर बैठता है तो मलिक हुज्जू जो बलबन का भतीजा होता है विद्रोह करता है कड़क मानिकपुर वाले एरिया में, परंतु ये उसको विद्रोह तो दबा देता है, परंतु उसको छोड़ देता है। और छोड़ तो छोड़ो, उसके बाद वो मुल्तान का सूबेदार भी उसको बना देता है। और इसके ही शासनकाल में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि ये चोरों को, डाकुओं को, आपके ठगों को पकड़ता था और बंगाल छोड़ देता था, यानी उनको सजा नहीं देता था। यहाँ तक कि अमीरों ने भी एक बार षड्यंत्र किया, एक समारोह में हत्या करने का प्रयास, तो उनको मात्र 1 वर्ष की सजा देता है। इस तरीके का शासन हमें देखने को मिलता है जलालुद्दीन खिलजी का। यानी हिंदू के प्रति भी बड़ी सहिष्णु इसकी नीति थी, उदार नीति थी, है ना। और खिलजी वंश के में देखा जाए तो इसकी नीति बड़ी सॉफ्ट थी। यही इसके पतन का कारण भी हमें देखने को मिलता है। इस पर एक कलंक भी लगा हुआ है। ये सारा चीज़ हम यहाँ नहीं देखेंगे, क्योंकि हम केवल उन चीज़ों को यहाँ डिस्कस करेंगे जो मध्य प्रदेश संबंध होंगी। वो तो इसके बारे में क्योंकि टॉपिक चल रहा है तो कुछ चीज़ें हमने यहाँ बता दी। इसको तो जब हम भारतीय इतिहास पढ़ाएंगे, मिडिवल हिस्ट्री, तब इस पर खूब चर्चा होगी, एक एक कैरेक्टर पर खूब लंबा डिस्कशन होगा, ठीक है। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जो भी चीज़ होगी, क्योंकि बताने को तो हम एक पूरा लेक्चर बोलते रहेंगे और क्लास चलती रहेगी, क्योंकि इन कैरेक्टरों के बारे में अलाउद्दीन खिलजी पर तो यदि हम हिस्ट्री ही पढ़ा रहे होते तो कम से कम आपको 3 लेक्चर हम वहाँ लेते ही, ठीक है। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें एमपी के दृष्टिकोण से टॉपिक को समझना है। तो पहले तो यही देखेंगे हम। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी जो इसका भतीजा होगा हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम जलालुद्दीन खिलजी को यहाँ पूरा क्लियर करते हैं, क्योंकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। समय देखा जाए, खिलजी वंश का जो समय चलता है वो आपका 1290 से लेकर 1320 एडी के मध्य है, ठीक है। ये हुआ इसका समय, यानी कितने समय इनका शासन देखने को मिल रहा है हमें? इनका शासन हमें 30 वर्ष, सबसे कम समय का शासन देखने को मिल रहा है। और यहाँ हमें इनके इस वंश के शासक देखने को मिलेंगे, वो 5 होंगे। जो अंतिम शासक होगा वो इस वंश का नहीं होगा। 5 शासक को हम यहाँ डिस्कस करेंगे,
ठीक है। अब एक चाहो तो एक यही हम आपको लिखा दें खिलजी वंश के बारे में, तो खिलजी तुर्कों की 64 शाखाओं में से एक है। देखेंगे आप यहां खिलजी तुर्कों की 64 शाखाओं में से एक है, क्योंकि शाखाओं में आते थे उस समय जो लोग कबीलों की फॉर्म में, तो ये 64 शाखाओं में देखने को मिलते, तो उनमें से एक शाखा ये है। और जो शाखा अफगानिस्तान में रुक गई उसको हमने क्या बोलने लगे, अफगानी तुर्क कहने लगे। तो लिखेंगे आप इनमें से एक शाखा, इनमें से एक शाखा, इनमें से एक शाखा अफगानिस्तान क्षेत्र में रहने लगी। अफगानिस्तान क्षेत्र में रहने लगी, जिसे क्या कहने लगे, अफगानी तुर्क कहने लगे, जिसे अफगानी तुर्क कहते हैं। जिसे अफगानी तुर्क कहते हैं। तो आपने ये जाना कहते हैं कि खिलजी कौन थे। ये हमने क्या बता दिया, आप जब कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे गुलाम कौन थे, गुलाम वंश कहां से आए, तो आपने देखा वहां ये हमने टॉपिक किया है कौन थे खिलजी, वहां देखा था आपने गुलाम वंश से पढ़ रहे थे, गुलाम कहां से आए, तो मोहम्मद गौरी के ही दास क्या बन रहे थे, राजा बन रहे थे, सुल्तान बन रहे थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान कहते थे। ठीक है, अब यहाँ खिलजियों पर बात आई कि खिलजी कौन है, तो भाई खिलजियों तुर्कों की 64 शाखाओं में से एक ये है, जो अफगानिस्तान क्षेत्र पर रहने लगी, उसको हमने क्या बोला, अफगानी तुर्क बोले। तो आप ये समझ ले अफगानी तुर्क है। वैसे भी दिल्ली सल्तनत में 4 जो वंश के हमें शासन देखने को मिलते हैं तुर्क है, लोधी जो वंश है वो आपका अफगानी है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ देखा इसको। अब बाकी इसके बारे में और डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जैसे प्रोफेसर हबीब ने तो इसको दिल्ली क्रांति तक कहा था। क्रांति जब भी शब्द यूज होता है यानी पूरी व्यवस्था में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। तो इतना बड़ा परिवर्तन नहीं, फिर भी काफी बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। अभी तक आप देख रहे थे अरबी तुर्क आक्रमण जो हो रहे थे वो धर्म से ही शासन लगभग चल रहा था। यहाँ ये जो शासक है या इस वंश के जो भी अलाउद्दीन खिलजी करेगा वो चेंजेस, वो क्या करेगा, धर्म को राजनीति से पृथक करेगा। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है अपने आप में, क्योंकि अभी तक जितना भी देख रहे हैं अपन 712 के बाद से लगातार धर्म का पूरा हस्तक्षेप है राजनीति में, और पहले भी शासकों में था। ठीक है, इसके बाद यहाँ जो भारतीयों को पद अब उनकी योग्यता के आधार पर दिया जाने लगा। यहाँ जो कुलीन वाला सिस्टम था कि सब कुलीन वालों को ही पद दिया जाएगा, वो भी खत्म हुआ है ना। तो ये काफी चेंजेस हमें कहाँ देखने, और खलीफा का जो हस्तक्षेप था वो भी समाप्त हुआ। तो प्रोफेसर हबीब ने इसको क्या कह दिया, इसको खिलजी क्रांति कह दिया। चाहो तो एक पॉइंट लिख लो क्योंकि आ गया है टॉपिक में। बाकी ये सारा जो भी क्लास होती है वो आपका कहाँ होती है, जब हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो लिख लेंगे प्रोफेसर हबीब ने इसे क्या कहा, खिलजी क्रांति कहा। क्योंकि खिलजी क्रांति से तो आप सब समझ गए ना, क्रांति मतलब पूरी व्यवस्था में परिवर्तन। तो व्यवस्था में परिवर्तन देखने मिल रहा है, खिलजी क्रांति। ठीक है, अब हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्यों कहा है। ठीक है, बाकी पॉइंट्स हमने बता ही दिया आपको कि यहाँ धर्म का राजनीति से पृथक्करण किया गया है ना। दूसरा यहाँ जो खलीफा का दावा था वो भी नहीं रहा, और धर्म से राजनीति को पृथक किया है, और भारतीयों को योग्यता व प्रतिभा के आधार पर दी जाने के। तो आप इतना भर जान ली कि यहाँ खिलजी क्रांति कहा किसने, प्रोफेसर हबीब ने। अब हम प्रमुख शासकों को देखेंगे। ठीक है, अभी आपने जाना खिलजी कौन है। प्रमुख शासकों में 2 ही शासक यहाँ देखे जाए तो बड़े इंपॉर्टेंट हमें समझ में आते हैं। एक तो जलालुद्दीन खिलजी जो बस वंश के संस्थापक होते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी जो इसका भतीजा होता है। और इसके बाद जो हम वहाँ बाकी शासक 3 देखेंगे वो कैसे होंगे, वो उसके उत्तराधिकारी होंगे। अलाउद्दीन खिलजी के ही पुत्र होंगे उसमें से 3, और एक उसका मित्र होगा लास्ट वाले का। वो हम सारा आपको यहाँ स्पष्ट कर ही देंगे। तो अब हम प्रमुख शासक देखेंगे खिलजी वंश में। हम क्या देखेंगे अब, प्रमुख शासक। ये जान, पहले तो आप ये समझ गए खिलजी कौन है,
जैसे गुलाम वंश समझ गए, गुलाम कौन है, मध्य प्रदेश की स्थिति भी आपने देखी कि साहब मोहम्मद गौरी के हमले उत्तर भारत की तरफ प्रारंभ हो गए, मोहम्मद गौरी के ही दास मध्य प्रदेश में क्या करने लगे, हमले करने लगे, और उन्हीं के जो दास हुए वही गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में देखने को मिले। अब जो खिलजी आए तो ये समझ गए कि 64 शाखाएं जो है उनमें से एक शाखा जो अफगानिस्तान की थी वही खिलजी थे। बहुत धीरे आपको हिस्ट्री कंसेप्ट के साथ ध्यान रखना है। प्रमुख शासक, तो हम यहाँ पहला शासक डालेंगे नाम, इसका नाम होगा जलालुद्दीन खिलजी, संस्थापक है। छह वर्ष तक यह शासन करता है और इसके बाद इसका भतीजा ही षड्यंत्र करके इसकी हत्या करवा देता है। समय देखा जाए तो 1290 से लेकर 1296 एडी तक इसका समय रहता है। और संस्थापक भी ये है, भी एक पॉइंट लिख लें भाई, जो पहला शासक होता है वो प्रायः क्या होता है, संस्थापक होता है, तो लिख देंगे खिलजी वंश का संस्थापक या संस्थापक है, संस्थापक है, संस्थापक था, ठीक है, संस्थापक हो गया। अब हम लिखेंगे इसके बारे में कुछ फैक्ट जो हमें जानना चाहिए, जैसे सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान था ये, यानी इसकी आयु जब ये गद्दी बैठा तो 70 वर्ष थी। क्या लिखेंगे अपन, सर्वाधिक वृद्ध शासक, सर्वाधिक वृद्ध शासक। बाकी इसकी हमने नीति बताई थी, नीति कैसी है इसकी, बड़ी उदार नीति है, ठीक है। तो यही इसके पतन का कारण है कि आप भाई चोर डाकुओं को सजा नहीं दोगे, उल्टा उनको भगा दोगे, या किसी ने विद्रोह किया तो आप उसको हटा दबा दिया, उसके बाद दूसरी जगह अपने उसको सुबेदार बना दिया, तो यही तो पतन का कारण होगा इसका। यानी इसने दुश्मनों को या जो शत्रु है उसके साथ भी मित्रवत व्यवहार किया, यही इसकी पतन का कारण है। फिर भी अपन ये चीजें यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये तो अपन मेडिवल हिस्ट्री में देखेंगे यहाँ, क्योंकि हमें एमपी का दृष्टिकोण बना के चलना है, तो हम वो सारी चीजें थोड़ा थोड़ा आपको बताते चलते हैं। शाइस्ता खां इसकी उपाधि दी गई थी, और वो दी गई थी जो उसने दी थी उसका नाम है कैकूबाद ने दी थी, शाइस्ता खां जो उपाधि हुई किसने दी थी, कैकूबाद ने, गुलाम वंश का शासक है ये, ठीक है। राज्याभिषेक लिख लें इसका, कब ये गद्दी पर बना, राज्य अभिषेक देखें इसका, तो 13 जून और 1290 सॉरी 13 जून को ये गद्दी पर बैठता है और 1290 एडी में, और जहां ये शपथ लेता है या अभिषेक लेता है, राज बनता है, वह जगह है किलोखोरी महल, किलोखोरी महल है। और जो ये महल है वो आपके कैकूबाद ने क्या किया था, बनवाया था। चाहो तो इसको लिख दे, कैकूबाद ने या कैकूबाद ने द्वारा निर्मित है वो, ठीक। तो ये कुछ आपने 2-3 पॉइंट इसके बेसिक जाने। और जो इसके बारे में एक चीज और लिख सकते हैं, जो इसके पूर्वज थे, किसके, जलालुद्दीन खिलजी के पूर्वज थे, वो इल्तुतमिश में, जब इल्तुतमिश था तो उसके यहाँ नौकरी करने आए थे। मतलब इसके जो पूर्वज थे गुलाम वंश का, जब इल्तुतमिश गद्दी पर था तब उस समय इसके पूर्वज वहाँ नौकरी करते थे, ठीक है। अब हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसका एक पॉइंट लिखते हैं कि साहब मध्य प्रदेश में इसने क्या घटनाक्रम किया। ये तो हमने बेसिक चीजें बताई थी। एक सीधी मौला, इस पर एक कलंक भी है। देखो भाई, इसकी जो आपकी देखा जाए तो इसकी क्रूर नीति का इसने त्याग किया और उदारवादी नीति अपनाई। वह एक चींटी को भी नुकसान ना पहुंचने की नीति पर विश्वास करता था। ये कथन किसका है, बरनी का है, ठीक है। परंतु इस पर एक कलंक भी है। कलंक क्या है, सीधी मौला की इसने हत्या की थी। सीधी मौला कौन, एक ईरान के संत थे जो दिल्ली में गरीबों को मुफ्त खाना खिलाते थे, जिसको बोलते अपन खान कहा करते थे। और उन पर शक था कि उन्होंने सुल्तान या जलालुद्दीन खिलजी को मारने का प्रयास किया, षड्यंत्र के शक के आधार पर उसको हाथी से कुचलवाया था। तो भली जो उदार शासक है फिर भी इस पर एक कलंक लगा हुआ है। बाकी फिर कहते हैं इतिहासकार कि सिद्दी मौला के शराब से इसके पुत्र भी क्या हो गया था, खत्म हो गया था,
तो ये सब घटनाक्रम हिस्ट्री का है। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि भाई भली उदार नीति है ना, उदार नीति तो इतनी है कि जब ये गद्दी पर बैठा तो मलिक हज्जू बलवन का भतीजा ने कहां विद्रोह किया, विद्रोह किया इसका कड़क मानिकपुर, और उसने उस विद्रोह को दबाया और कड़क मानिकपुर से उसको हरा दिया। हराने का उसको मुल्तान का सूबेदार बना देता है जी आदमी। और अमीरों ने एक बार इसका षड्यंत्र किया कि इसकी हत्या करा दी जाए, तो उनको मात्र 1 वर्ष की सजा देता है। यानी तो इसकी उदार नीति हमें देखने को मिल रही है, उसके बाद भी इस पर एक कलंक है, पर ये चीजें हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और मंगोलों का आक्रमण भी हुआ है, पर वो अब यहाँ नहीं करेंगे। अब हम एक पॉइंट लिखेंगे जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि इसका भतीजा जो है वो मध्य प्रदेश पे हमला करता है जब ये सुल्तान होता है। तो लिखेंगे हम, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के फैक्टों से ज्यादा मतलब है, देखेंगे 1292-93 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया। अभी अलाउद्दीन कौन है? अभी इसका भतीजा है, इसके लिए काम करता है। अभी फिर इसके बाद ये मरेगा, फिर ये गद्दी पर बैठेगा। अभी अलाउद्दीन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम एक किरदार को खत्म कर दें। तो 1292-93 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर हमला किया। तो उस समय मालवा पर हमला करेंगे तो शासक कौन होगा? परमारी शासक होगा कोई। तो वहां शासक कौन था वो लिख ले पॉइंट में। वहां शासक, देखो 12वीं शताब्दी के अंत की बात हो रही है, मालवा पर कौन शासन कर रहा है? परमार, ठीक है ना, यहीं से भूमिका बनी थी आपकी। तो वहां शासक राजा भोज द्वितीय, राजा भोज द्वितीय गद्दी पर है, गद्दी पर था, यानी इसने राजा भोज द्वितीय को पराजित किया था। तो ये हमला होता है इसके काल में मध्य प्रदेश में मालवा पर, ठीक है ना। और हमला करता कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चलिए अब अगला शासक आने वाला है आपके यहां अलाउद्दीन खिलजी। बस इसके बारे में इतना ही जानना था आपको, ठीक है भाई। मध्य प्रदेश के संदर्भ में इतना ही जानना है आपको, और बाकी जब हम मिडिवल हिस्ट्री पर होंगे तो बहुत ज्यादा पढ़ना है, फिर एक क्लास में ही नहीं हो पाएंगे सारी चीजें। चलिए पहला शासक आपने देखा खिलजियों का, खिलजी कौन थे ये भी जाना। अब इस खिलजी वंश जिसके लिए हम पढ़ते हैं, अब वो शासक आपके आने वाला है। ये अपने जो सिकंदर द्वितीय तक की उपाधि रखता है, यानी इसका एक सपना था कि हम, जैसे सिकंदर का था कि विश्व विजय करें, इसी तरीके इसका भी सपना था कि हम सारी जीते चीजें, यानी युग विजेता या विश्व का सुल्तान बनने का इसकी मंशा थी, और एक नया धर्म चलाने की भी शिक्षा थी। परंतु इसके मित्र ने इसको रोका, और ये बात मान भी जाता है, ठीक है। तो अगला प्रमुख शासक जो है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। देखो अभी हम राष्ट्रकूट पढ़ाया था आपको, तो पीएचडी में जो क्वेश्चन आया था आपका कैलाश मंदिर वाला, आपका इसी हमारे ही नोट्स में आ रहा है। यानी भले आप भारतीय इतिहास नहीं पढ़े हैं, एमपी की हिस्ट्री ही आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तब भी आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे हैं। यहाँ लिखा जाए तो 1296 से बैठता है गद्दी पर, और लगभग 1316 तक ये गद्दी पर रहता है, एडी तक, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लें आप, जैसे इसका जन्म कब हुआ, इसके बचपन का नाम क्या था, मृत्यु कब थी, थोड़ा थोड़ा जान लें इसके बारे में। तो इसका जन्म देखते हैं 1266-67 में, और कहाँ होता है भाई? अफगानिस्तान में ही। तो अफगानिस्तान के जाबुल प्रांत में, अफगानिस्तान के जाबुल प्रांत में, ठीक है। और इसके पिता का नाम लिखें आप, सियाबुद्दीन खिलजी। सियाबुद्दीन खिलजी कौन है? इसके सियाबुद्दीन खिलजी, तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, जलालुद्दीन का भाई है जी, यानी सगा भतीजा है। खिलजी का भाई है, ठीक है। अब बचपन का नाम इसका क्या है? ये सारी चीजें पूछी जाती हैं एग्जामों में, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे बचपन का नाम,
इतना हम यहाँ से टॉपिक पढ़ा रहे हैं, फिर बाद इसी से काम चल जाता है आपका भी। बचपन का नाम देखा जाए तो अली गुरसफ है, अली ठीक है, ये बचपन का नाम हो गया, इसी को वास्तविक नाम कहते हैं। प्रारंभिक जीवन देखा जाए तो इसके जो पिता यानी सियाबुद्दीन जो है बलबन के यहाँ क्या करते थे, नौकरी करते थे। और पिता की मृत्यु के बाद इसको पाला पोषण किसने, इसके चाचा जलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। इस पर मूवी बनी है तो आपको कुछ उसका भी याद होगा। तो बाकी सब इसका नहीं लिखते कि प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, इसका हम लिखते हैं प्रारंभिक जीवन हमने बता ही दिया कि इसके जो पिता थे बलबन के यहाँ क्या करते थे, बलबन के यहाँ नौकरी करते थे। मृत्यु के बाद चाचा ने पाला, चाचा कौन, जलाउद्दीन खिलजी, ये चाचा है इसके, चाचा किसके, अलाउद्दीन खिलजी के चाचा है ये, और सगे हैं, आपको यही बता दिया, ठीक है। अब इसका राज्याभिषेक देखें, कुछ चीजें हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, और जो भी हमें यहाँ मध्य प्रदेश के संदर्भ में होगा वो हम यहाँ आपको नोट डाउन करा देंगे। तो 22 अक्टूबर 1296 में इसका राज्याभिषेक होता है, और बलबन के लाल महल दिल्ली में होता है। तो अब लिख लें फैक्ट, आप क्या लिखेंगे, 22 अक्टूबर 1296 में इसका राज्याभिषेक होता है। कहाँ होता है, तो बलबन के लाल महल में, और इसके जो जलाउद्दीन का कहाँ होता था, कैकूबाद के महल में, जो उसने बनवाया था, बलबन के लाल महल में। और कहाँ है ये दिल्ली में, यानी इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, दिल्ली में। चलिए अब मृत्यु देख लें इसकी, और समाधि, ये कुछ वो बेसिक फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए। तो 3-4 जनवरी 1316 दिल्ली में हुआ है, 1316 कहाँ हुआ, दिल्ली में। तो इसकी समाधि देख लें तो दिल्ली में ही है, और वो कुतुब परिसर है जामा मस्जिद के सामने दिल्ली में। तो क्या लिखेंगे, समाधि, समाधि लिख लें आप, कुतुब परिसर, परिसर, और कहाँ है ये कुतुब परिसर, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद के सामने कह लें आप, इस समय इसकी लोकेशन ये है, सामने दिल्ली में, ठीक है। तो आपको तो सीधा ध्यान रखना है कि साहब इसकी समाधि कहाँ है, दिल्ली में है, मरा कहाँ है, दिल्ली में, राज्याभिषेक कहाँ हुआ, दिल्ली में, ठीक है। चलिए अब इतना देखा है तो कुछ उपाधि और इसकी देख लें आप, यहाँ लिखा दे रहे हैं हम इसकी, यही लिख लें आप, उपाधि, सारी नहीं लिखा रहे, 1-2 लिखा दे रहे हैं आपको। सिकंदर ए सानी, ये सिकंदर द्वितीय भी इसको लोग कहते हैं, उपाधि थी इसकी, सिकंदर ए सानी, या इसी को क्या कहते थे, सिकंदर द्वितीय, ठीक है। और एक इसको जो उपाधि थी विश्व का सुल्तान, है ना, भी कहते थे, विश्व का सुल्तान। और एक और लिख लो आप यहाँ तीसरी, विश्व का सुल्तान हो गया, और युग का विजेता, ये दोनों ही उपाधि अमीर खुसरो दी थी इसको, युग का विजेता। और भी हैं पर हम यहाँ ज्यादा नहीं लिखेंगे। ये जो दूसरी और तीसरी है ये किसने दी थी उपाधि, इसको अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो ने, ठीक है। ये हमने अब इसके बारे में जाना। एक और फैक्ट लिखा दे रहे हैं, लिखा नहीं रहे, बता दे रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी जो था निरक्षर था परंतु बड़ा प्रतिभाशाली था, यानी ये पढ़ा लिखा नहीं था परंतु बड़ा प्रतिभाशाली था ये व्यक्ति, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट लें। और इसकी चाहो तो हम पत्नियां जो लिखा दे रहे हैं क्योंकि पत्नियों से हमें आगे चल के कुछ कनेक्ट करना है चीज़ें। बाकी इसकी नीति जो देखी जाए तो बड़ी निरंकुशता थी, मतलब जैसे इसके पहले चाचा की जो नीति थी बड़ी उदार थी, इसकी कैसी थी, निरंकुश कह ले अपन, यानी राजत्व का सिद्धांत ये पालन करता था। पर सबसे अच्छी बात थी इसने धर्म को राजनीति से पृथक किया था, ठीक है ना, यानी खलीफा का हस्तक्षेप यहाँ से इसने दूर किया था, ये पॉजिटिव चीज इसमें देखा गया। बाकी इसकी जो नीति थी साम्राज्यवादी नीति का इसने विस्तार किया, यानी उत्तर में इसने अभियान किया और दक्षिण में किया। और उत्तर के इसका अभियान देखा जाए
तो कश्मीर, उड़ीसा और बंगाल छोड़कर इसने पूरा उत्तर पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और नीचे दक्षिण में देखा जाए तो पांड्य राज्यभर ने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बाकी दक्षिण में भी ये केरल, तमिलनाडु के ऊपर ऊपर तक तो पहुंच ही चुका था, यहाँ कर्नाटक तक सारे अभियान किए। उसका पहला अभियान जो चालू होता है वो गुजरात अभियान करता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ नहीं देख सकते, मजबूरी है, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए चलना है। पत्नियां लिखा दे रहे हैं आपको, मलिका ए जहां, जिसने जलाउद्दीन की पुत्री से यानी अपने चाचा की लड़की से ही शादी की थी, तो लिखेंगे मलिका ये जहां कौन है, तो ब्रैकेट में ये भी लिखा दे रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री है, जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री। क्योंकि अभी हमें एक इसकी जो पत्नी होगी वो हमें आगे कनेक्ट करना है, इसलिए हम इसको लिखा दे रहे हैं जब इसके हम उत्तराधिकारी पढ़ाएंगे। दूसरी लिखेंगे मेहरू, मेहरू कौन है, इसको भी लिख लें। इसने ग्वालियर, जब गुजरात जीत लिया था तो गुजरात का जो सूबेदार बनाया था उसकी लड़की है अल्प खां, अल्प खां। गुजरात विजय में जो सेनापति गए थे वो तो उलू खां और नुसरत खां गए थे, ठीक है ना। ऊपर सूबेदार बनाया था इसने जीतने के बाद, अल्पत खां की पुत्री हो गई है। तीसरा देखें, जो इसकी प्रिय पत्नी थी जिसका नाम था कमला देवी। कमला देवी की जो लड़की होगी आपकी देवला देवी, वो इसके उत्तराधिकारी यानी इसकी पुत्रों से शादी होगी, तो वो आपको हम वहाँ कनेक्ट करने के लिए इसको यहाँ लिखा रहे हैं। तो ये किसकी लड़की है, तो ये है आपकी कर्ण सिंह बघेला की, गुजरात के शासक थे कर्ण सिंह बघेला की पत्नी है ये, है ना। क्योंकि इसने गुजरात अभियान किया तो कर्ण सिंह बघेला गुजरात छोड़कर देवगिरी पहुंचे और बाद में इनको अपनी पत्नी की शादी करना पड़ी, किससे, जलाउद्दीन खिलजी से। वो पुत्री की शादी जलाउद्दीन के बड़े लड़के खिलजी खां से करना पड़ी, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे जब हम वहां पहुंचेंगे। और ये इनकी प्रिय पत्नी थी साहब, प्रिय पत्नी। चौथा लिख लें आप एक पत्नी और, झत्या पाली। और ये कौन है, तो रामचंद्र देव यानी रामचंद्र देव की पुत्री, ये देवगिरी के शासक थे, रामचंद्र देव की पुत्री है, ठीक है। और ये कहाँ के शासक थे, देवगिरी। देवगिरी कहाँ पड़ता है भाई, देवगिरी आपका महाराष्ट्र के बीचों बीच पड़ता है। यानी हम यहाँ देखें लोकेशन में तो ये लोकेशन है आपकी देवगिरी की, ठीक। तो भाई अलाउद्दीन की हमने आपको पत्नियां लिखा दी। और अलाउद्दीन जो था वो निरक्षर था परंतु प्रतिभावान था। अब इसके काल में बहुत सारे विद्रोह हुए, वो हम नहीं देखेंगे, ठीक है। और उत्तर अभियान दक्षिण अभियान को भी हम नहीं देखेंगे, बता दे रहे हैं। उत्तर अभियान में केवल कश्मीर, बंगाल, उड़ीसा नहीं जीत पाया, और दक्षिण अभियान में आपका केरल वाला रीजन पांड्य राज्य ने अहिंसा स्वीकार नहीं की थी। इसकी नीति भी थी, उत्तर की तरफ जो इसकी नीति थी वो था कि साम्राज्य में जोड़ना, और दक्षिण की तरफ नीति थी कि उसको अपने अधीन लाके उससे कर लेना, ठीक है। बस अधीन करने तक उसका उद्देश्य था। और यही गुजरात अभियान में इसको मलिक काफूर मिला था, है ना, ठीक है। और मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा गया था, पर वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। नुसरत खान ने खरीदा था जो इसका सेनापति था 1000 दीनार में, ठीक है, पर वो हम यहाँ नहीं देखेंगे। तो उत्तर अभियान हुआ, दक्षिण अभियान हुआ, एक निरंकुश शासक कह लें, परंतु सबसे अच्छी बात है धर्म को राजनीति से पृथक्करण किया था इसने, ठीक है। और बड़ा साम्राज्यवादी था। अब हम मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से देखें, ये तो बेसिक देख लिया हमने। तो मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से हम अब लिखेंगे कि मालवा विजय का संपूर्ण श्रेय जो दिया जाता है वो अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। ये तो हमने बेसिक बता दिए, पर यहाँ लिखा है नहीं। कंटेंट तो आपको वही देंगे जो मध्य प्रदेश के पीसीएस में इंपॉर्टेंट होगा। तो लिखेंगे मालवा विजय का संपूर्ण श्रेय, मालवा विजय का संपूर्ण श्रेय इसी को जाता है, इसी को जाता है। एक हमला कर चुका है, कब, जब इसके चाचा गद्दी पर थे, ठीक है। और अभी और हमला करेगा, पर रवि सुल्तान बन के हमला नहीं करेगा, अभी करेगा वो जब
जलालुद्दीन शासक हुआ करते। तो लिखेंगे 1292 में एडी में चंदेरी पर अधिकार करता है। अशोकनगर में है चंदेरी, चंदेरी पर अधिकार करता है, चंदेरी पर अधिकार और विदिशा पर हमला, और विदिशा पर हमला। ठीक है, ये घटना घटती है 1292 में। अब चंदेरी पर अधिकार करता है और विदिशा पर हमला करता है। अगला फैक्ट लिखेंगे आप 1294 में। अभी ये सुल्तान नहीं बना, बनता तो कब है ये 96 में था सर। तो दोनों चीज़ ध्यान रखना कि सुल्तान बना तब कब हमला किया और सुल्तान के पहले कब। तो लिखेंगे आप 1294 में दक्षिण अभियान के लिए जाता है ये परमिशन लेकर जलालुद्दीन खिलजी से। तो 1294 में देवगिरी अभियान करता है। देवगिरी यानी अभी बताया जो महाराष्ट्र के वाला रीजन में पड़ता है, दक्कन वाले में देवगिरी अभियान। अब देव दक्षिण की तरफ जाना है तो कहां से जाएगा? देवगिरी कहां है? दक्षिण में है। कहां से जाएगा? तो देवगिरी जाने के लिए उसको, जिसके लिए वह मालवा से होकर जाएगा, बुरहानपुर क्योंकि रास्ता है। तो लिखेंगे यहां मालवा से होकर जाता है। ठीक है, तो मालवा से होकर जाता है और लौटते समय जब वो वापस आता है, मतलब जीतने के बाद वापस आता है, तो लौटते समय क्या कह सकते हैं अपन इसको? खानदेश। खानदेश को क्या कहते हैं वर्तमान में? बुरहानपुर। बुरहानपुर, बुरहानपुर पर क्या करता है? आक्रमण करता है। लौटते समय आक्रमण करता है, जाते समय आक्रमण नहीं करता है, पर आक्रमण किया। और उस समय वहां शासक कौन था? किया। तो लिखेंगे वहां शासक कौन है? तो लिखेंगे यहां उस समय शासक, उस समय शासक संभवतः वह असीरगढ़ का, या संभवतः असीरगढ़ के चौहान शासक। तो चौहान शासक का नाम है आपका रावचंद्र था। रावचंद्र था। ठीक है, तो इस तरीके से उसने बुरहानपुर पर भी हमला कर देता है 1294 में लौटते समय। एक अब जब ये शासक सुल्तान बनता है तब एक हमला होता है, सेनापति रहता है एनुअल मुल्क। और एनुअल मुल्क ने जब हमला करता है तो परमार शासक, आपको याद हो महलक देव हमने बताया था 1305 में, मतलब परमार शासक को अब खत्म करता है। तो अंतिम में देखा जाए तो महलक देव वो किस वंश का है? तो वो वंश का है आपका परमार वंश का। हमने परमार वंश पढ़ाते समय आपको लिखाया था। अब लिखेंगे 1296 में सुल्तान। अब 1296 में सुल्तान बन गया है ना, चाहो तो लिख लें, आपको भूल जाए। सुल्तान बनने के पश्चात मालवा पर आक्रमण किया। ठीक है, पर खुद नहीं करता है, जिसका नेतृत्व कौन करता है? लिखेंगे आप जिसका नेतृत्व, डबल कॉमा में लिखेंगे, सेनापति होता है उसका नाम, हम लिखा भी चुके हैं जब परमार वंश पढ़ा रहे थे, अंतिम लाइन लिखाई थी हमने, एनुअल मुल्क ने किया। और मेलबर्न मुल्क हमला करता है, ये तो हो गया मालवा पर। ठीक है, और वही 1305 में रहता एनुअल मुल्क ही है, क्योंकि यही सेनापति है यहाँ का। मुल्क ने ही परमार शासक, नाम है उनका महलक देव की हत्या की थी। अब परमार शासक समाप्त हो जाते। तो ये घटनाक्रम मध्य प्रदेश में ध्यान रखना है, 1292, 1294, 1296 और 1305। ठीक है, क्योंकि बाकी सब अब यहाँ नहीं देख सकते कि सब विद्रोह दिखाएं हम कि मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ, किस किसने विद्रोह किया, पहला गुजरात अभियान में कौन सेनापति था, है ना, फिर चित्तौड़गढ़ अभियान हुआ, इन सब पे हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते।
क्योंकि फिर तो आपका मेडिवल हिस्ट्री ही पढ़ना पड़ेगी। हमें केवल मध्य प्रदेश के, जैसे हमें जलालुद्दीन पर 4-5 फैक्ट लिखा है, इसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी पर देखे आपने, हमने कितने फैक्ट लिखा है, एक उनका बेसिक जीवन परिचय और 4-5 फैक्ट्स लिखा है, यानी बहुत कम फैक्ट्स हैं, पर ये जितने लिखा है ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब एक फैक्ट और लिख लें, जब ये मांडू विजय कर लेता है तो दक्षिण की कुंजी कहता है अमीर खुसरो। तो लिख लेंगे आप एक फैक्ट और, यहीं हम रफ कर रहे हैं इसको। तो एनुअल मुल्क देखा आपने, 2 बार हमले किया, 1296 में कर दिया एक बार, और एक बार 1300 कितने में, 1305 में। एक फैक्ट और लिख लें, इंपॉर्टेंट है क्योंकि मांडू विजय पे ही कहा था, मांडू विजय दार में है आपके, तो लिखेंगे आप यहां, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी है। क्या लिखेंगे अपन, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी है। और ये बात किसने कही थी, तो ये अमीर खुसरो ने कहा था, इसलिए कथन आ सकता है मध्य प्रदेश के संबंध में कहा इन्होंने, अमीर खुसरो ने कहा था। और कब कहा था, मांडू विजय के समय कहा था उन्होंने। ठीक है, अब एक फैक्ट और लिख लें आप, हमें एक इनके बारे में एविडेंस मिला था, दमोह से 28 किलोमीटर दूर सलैया शिलालेख। तो लिखेंगे, दमोह से 28 किलोमीटर दूर सलैया शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा गया, सार्वभौम शासक कहा। ठीक है, किसमें कहा, सलैया शिलालेख में। बस इतना ही हम यहाँ अलाउद्दीन खिलजी को डिस्कस करेंगे, बाकी हम और ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि एमपी की हिस्ट्री में हमें तो इतना ही जानना है। बाकी हम बताते रहे बहुत सारा इनके बारे में कि इसके चाचा से विपरीत इसकी नीति थी। अब हम इसके उत्तराधिकारी देखेंगे कि इसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन कौन से शासक बैठे, और उनके बारे में भी हम यहाँ बताएंगे, ज़्यादा लिखाएंगे कम। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद इसका पुत्र बैठता है, तो लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी में जो बैठा, इसका पहला बैठे खिरज खां। कौन है, तो ये इसका ज्येष्ठ पुत्र है। और इसके बारे में 2-3 फैक्ट लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, परंतु ये बड़ा भोग विलासी प्रवृत्ति का था, तो इस बात से दुखी होकर अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दक्षिण से बुलाया दिल्ली तरफ, और मलिक काफूर ने जब ये इसकी अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में, खिरज खां की, जब खिरज खां नहीं था वहाँ, क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी के दूसरे पुत्र जिसका नाम होता है शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठाल देता है। तो इतना भर लिखना इसके बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था इसको। ठीक है, परंतु ये क्योंकि योग्य नहीं था, भोग लासी वाला आदमी था, परंतु यह है भोग विलासी, परंतु यह है भोग विलासी था। तो अब ये राजा तो बन नहीं सकता है, तो इससे इसकी स्थिति को देखते हुए मलिक काफूर को क्या बुलाता है, तो लिख देंगे अलाउद्दीन
मलिक काफूर को दक्षिण से बुलाता है, दक्षिण से बुलाता है। और मलिक काफूर क्या करता है, खिरज खां की मतलब जो यहाँ नहीं रहता है तो लिखेंगे खिरज खां की अनुपस्थिति में शासन अपने हाथों में लेता है, शासन अपने हाथों में लेता है। ठीक है, और लेता है और गद्दी पर किसको बैठा लेता है, सियाबुद्दीन को गद्दी पर बैठाता है। अब सियाबुद्दीन कौन है, वो भी इसका ही पुत्र है, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, तो यहां तक देख लिया आपने। वैसे उत्तराधिकारी हमें यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि एमपी से कोई इतना संबंध नहीं है, फिर भी हम आपको, क्योंकि आपकी कहानी के रूप में चीज़ें याद रहे आपको जब तक आपने भारतीय इतिहास नहीं पढ़ा है। तो अगला शासक कौन बन गया, सियाबुद्दीन। और ये भी कौन है, इसको चाहो तो सियाबुद्दीन उमर है। और सियाबुद्दीन अपने दादा का भी नाम क्या था, अलाउद्दीन के पिताजी का नाम सियाबुद्दीन खिलजी, तो उसी नाम पर लगभग नाम रखा है इसने। और ये है कौन, अलाउद्दीन का ही पुत्र है, ऐसा नहीं है कोई बाहरी आदमी है। ठीक है, और मलिक काफूर क्या बन जाता है, संरक्षक बन जाता है इसका। काफूर संरक्षक बन जाता है। अब इसका एक पुत्र और होता है, इसका नाम होता है मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक शाह खिलजी इसको मारना चाहता है, ठीक है, परंतु क्या होता है, मलिक काफूर मुबारक शाह खिलजी को मारने के लिए सेना भेजता है, पर मलिक काफूर को सेना नहीं मारती, उल्टा किसको मार देती है, मलिक काफूर को सेना मार देती है। तो अगली गद्दी पर कौन बैठेगा, 5वां नंबर शासक, उसका नाम है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। तो ये हो गए खिलजी वंश के खून वाले 5 शासक। एक बनेगा तो इसका मित्री बनेगा भी, उसके बारे में बताएंगे। और मुबारक शाह खिलजी 1316 से लगभग 4 साल के लिए शासक बन जाता है कौन, तो ये भी अलाउद्दीन का ही पुत्र है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये बहुत गजब का शासक होता है, ये स्वयं को खलीफा कहता है। ठीक है, और स्वयं को खलीफा कहता है, नग्न होकर दरबार में दौड़ता है। ठीक है, बड़ी अजीब सी हरकतें होती हैं इसकी, और स्त्री के कपड़े पहनकर आता है दरबार में। और यही मुबारक हसन होता है, उसको ये खुसरो खां की उपाधि देता है और आलिंगन करता है, चुंबन करता है, मतलब इसका कैरेक्टर बड़ा अजीब सा है। और ये खिरज खां की हत्या करता है, और खिरज खां की जो शादी देवल देवी से हुई थी, इसका विवाह किससे होता है, देवल देवी कौन है, कर्ण सिंह बघेला की पुत्री, जो अभी हमने आपको सबसे प्रिय रानी लिखाई थी अलाउद्दीन खिलजी की, उनकी लड़की की शादी होती है खिरज खां से। तो ये क्या करता है, मुबारक शाह खिरज खां को मारता है और देवल देवी से विवाह भी कर लेता है। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको यहाँ ध्यान रखना है। देवल देवी से विवाह हुआ था, देवल देवी से विवाह। कौन है देवल देवी, तो आप लिख लेंगे कमला देवी की पुत्री है, या कर्ण सिंह बघेला की पुत्री लिख लो, कर्ण सिंह बघेला गुजरात के शासक थे।